हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भोजन की। हम सबको यहाँ वहाँ का तो सब पता रहता है, लेकिन हमें अपने भोजन के विषय में जानकारी नहीं होती है और ना ही हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें भोजन की आवश्यकता होती ही क्यों है। हमें अपने काम करने होते हैं और अपने काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं निरंतर कार्य कर रही होती हैं और इस कार्य के लिए उन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है जो फूड से ही मिलती है। हमारे शरीर में ग्रोथ होती रहती है और इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें फूड चाहिए। हमारे शरीर में बोन्स बनती हैं, मसल्स बनती हैं, नेल्स बनते हैं, हेयर बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं और इन सब का निर्माण भोजन से ही होता है। साथ ही हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं उनका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाती हैं और उन्हें दोबारा बनाने के लिए भी हमें पोषण चाहिए और ये पोषण हमें भोजन से ही मिलता है। तो इस तरह से हमें पोषण के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये भोजन हमारे शरीर में पहुंचकर हमें जो एनर्जी देता है वो कैलोरीज की फॉर्म में होती है। हर उम्र में हमारी एनर्जी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे हमें 10 वर्ष की उम्र तक केवल 1711 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक 2500 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है और 30 ईयर्स की एज के बाद एवरी 10 ईयर्स पर हमें 200 किलो कैलोरी कम कर देना चाहिए। हमें अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी सबको उचित मात्रा में लेना चाहिए। इनकी मात्रा भी अलग अलग एज में अलग अलग होती है। हम अगर बात करें 10 ईयर्स की एज तक, तो 10 ईयर्स की एज तक 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट होता है। रही बात प्रोटीन की, तो वो वेट के हिसाब से ली जा सकती है। 1 किलोग्राम वेट के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी अगर हमारा वेट 60 केजी है तो एक दिन में हमें 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फैट की मात्रा हम 20 से 50 ग्राम्स तक पर डे ले सकते हैं। आयरन हमें 15 से 25 मिलीग्राम पर डे चाहिए। उसी तरह से जो विटामिन ए है और डी है वो भी 600 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। अब बात करें हम पोषण की, किस एज में किस तरह का पोषण और किस तरह का फूड लिया जा सकता है। तो 5 इयर्स की एज तक ग्रोथ फेज है। बच्चे बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उन्हें सभी कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस उम्र में बच्चों को बहुत अधिक प्रोटीन दें और हेल्दी बैलेंस डाइट दें। इसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, इसमें प्रोटीन होनी चाहिए, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी विटामिन्स और मिनरल्स की डिमांड पूरी कर देते हैं। पल्सेस और सभी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोटीन की डिमांड कंप्लीट करते हैं। तो इस एज में बच्चे सभी कुछ खा सकते हैं, बस बाहर से पैकेट्स खरीद कर ना खाएं और डब्बा बंद फूड प्रोडक्ट्स भी यूज ना करें, यानी जंक फूड बच्चों को ना दें। इसके साथ ही बाहर से पिज्जा, बर्गर और पेस्ट्री भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए।
अब बात करते हैं 5 इयर्स की एज से 20 इयर्स की एज तक। इस एज में बच्चों में बड़े बदलाव होते हैं। उनकी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ती है, उनका वेट बढ़ता है। तो समझ लीजिए कि हमें एक कंप्लीट फूड इस समय बच्चों को डाइट की फॉर्म में देना है। उस फूड में बैलेंस डाइट होनी है। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दालें, सभी तरह की दालें, अंकुरित अनाज, विटामिन सी के लिए खट्टे फल, यानी सभी कुछ हमें बच्चों को देना है। इस समय अगर बच्चों के पोषण में कोई भी कमी रह जाती है तो भविष्य में बच्चे उससे उबर नहीं पाते हैं। तो इस समय इस उम्र के बच्चों के पोषण का बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। इस समय बच्चों का रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट भी होता है, उनके जेनिटल ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उनकी बोन्स स्ट्रोंग होती हैं, मसल्स बनती हैं। तो इस समय बच्चों के पोषण का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं 20 ईयर्स से 35 ईयर्स की एज तक। तो इस एज में ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन इस समय भी पोषण उसी तरह का होना चाहिए, यानी कंप्लीट बैलेंस डाइट जिसमें सभी कुछ लिया जाए। फाइबर इस समय बढ़ा देना चाहिए। साथ ही इस समय हमें नमक और मीठा कम कर देना होगा, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। इस समय बहुत नई सेल्स तो नहीं बनती हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव फेज होता है। इस समय अगर हमारा न्यूट्रिशन वीक होगा तो वो कमी नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगी। इसलिए अपनी फूड डाइट का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। 35 की एज की बाद की बात करें तो 35 से 50 तक न्यू सेल्स नहीं बनती हैं और इस समय तक थोड़ा बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। तो इस समय फैट को कम कर दें, प्रोटीन डाइट लेते रहें, दाल और डेयरी प्रोडक्ट्स लिए जा सकते हैं। साथ ही फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दें और ड्राई फ्रूट्स की भी। इस एज में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा दें। साथ ही सिट्रस फ्रूट लें, विटामिन सी की खुराक भी बढ़ा देनी चाहिए। और कैल्शियम डाइट भी बढ़ाई जा सकती है, यानी केले जैसे फलों को जिनमें कैल्शियम पाया जाता है अपनी डाइट में बढ़ा दें। मखाने में भी कैल्शियम पाया जाता है, सभी ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल कर लें। हम बात करें अब 50 एज से अबव की, तो इस समय भी सभी कुछ खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। फैट बहुत कम कर दें, मीठा और नमक भी कम कर देने की आवश्यकता है। बाकी सभी कुछ लिया जा सकता है। हाँ, हरी सब्जियां और फाइबर हमें अपनी डाइट में बढ़ा देने चाहिए। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है। तो हमें बाहर से मंगाया हुआ खाना नहीं खाना है जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो। पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, समोसे, ये सब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छा होता है इनका, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ये रिफाइंड शुगर से बने हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ये हमारी कैलोरी बढ़ाएंगे और हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं देंगे। ये मैदा हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसी तरह हमें बहुत फैट भी नहीं खाना है, तो तला भुना भी हमें अपने भोजन में शामिल नहीं करना है। एक बच्चा जो डेली 100 ग्राम चिप्स खाता है, 3 से 4 वर्षों बाद उसका वजन बाकी बच्चों की तुलना में 3 से 4 किलो तक बढ़ जाता है, यानी उसमें मोटापे की समस्या पैदा हो जाती है। और ये मोटापा
उसे बाद में बहुत सारी गंभीर बीमारियां उत्पन्न करेगा। 100 ग्राम का एक चिप्स का पैकेट हमें 150 कैलोरी तक दे देता है। इसमें बैड क्वालिटी का फैट होता है और सोडियम बहुत अधिक होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने फूड में जंक फूड को यूज नहीं करना है। हमें टीवी पर बहुत अच्छे विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिनमें अट्रैक्टिव करके जंक फूड को बेचा जाता है। ये बच्चों को तो अट्रैक्ट करते ही हैं, बड़े भी इससे नहीं बच पाते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत आसान है एक फ़ोन करके बाहर से फूड मंगा लेना और बहुत मुश्किल लगता है खुद खड़े होकर खाना बनाना, लेकिन आप अपने लिए खुद से खाना बनाएं, आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई और आपके लिए खाना बनाता है तो उसकी हेल्प अवश्य करें, क्योंकि जब आप खाना बनाने के प्रोसेस में खुद से शामिल होते हैं तो मसालों की खुशबू आपको अट्रैक्ट करती है और आप उस भोजन को ज़्यादा चाव से खाते हैं। तो खाना बनाने में सहयोग अवश्य करें, अपने लिए अपना खाना खुद ही बनाने की कोशिश करें। हम आजकल बहुत सारे नए नए व्यंजनों के विषय में जान गए हैं। हम अपने स्टेट के ही नहीं, बाकी स्टेट के व्यंजनों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। हमें इंटरनेशनल रेसिपीज की भी जानकारी होती है, लेकिन ये सभी रेसिपीज हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। जब भी भोजन करें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य ही रखें। आशा करती हूँ जब आप अपना भोजन लेंगे तो उसकी कैलोरी वैल्यूज चेक करेंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे। इस जानकारी को आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। बेटर लाइफ के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे। इस सफर में आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।